एक्सपीडिशियस ट्रायल। भारत में ट्रायल को बहुत लंबा खींचा जाता है। एक ट्रायल के दौरान पूरी जवानियां नष्ट हो जाती हैं, घर लुट जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, सारी जमा पूंजी नष्ट हो जाती है। कोई ट्रायल जितना लंबा खींचता जाएगा उतनी ही यह लुटाई पिटाई अधिक होती जाएगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप खुद किसी ट्रायल की लंबाई को कम कर सकें? और यह बात मैं यंग एनर्जेटिक एडवोकेट्स एंड फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स दोनों से पूछ रहा हूं और उनको ही बता भी रहा हूं। आप स्वयं यह तय कर सकते हैं कि आपके मुकदमे की गति क्या हो, बल्कि मेरा अनुभव कहता है कि आप ही तय कर सकते हैं कि आपके मुकदमे का परिणाम भी क्या हो। मुकदमे की हार जीत बहुत हद तक आप ही तय करते हैं। सभी मित्रों के साथ प्लेटो की एक बात साझा करता हूं। उन्होंने कहा था, किसी काम को असलियत में करने से पहले आप उसकी एक मेंटल कॉपी तैयार कर लीजिए। वही बात यहाँ पर, जब तक कोर्ट में मुकदमा शुरू हो उससे पहले ही आप उसे अपने दिमाग में शुरू कर लीजिए, चला लीजिए और खत्म भी कर लीजिए। आपके मुकदमे की एक स्पष्ट छवि या कहें कि एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ ट्रायल आपके दिमाग में पहले से सेव होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी ऑफ ट्रायल इसलिए कि असली मुकदमे की जरूरतें कुछ भी बदलती रह सकती हैं, तो उस सॉफ्ट कॉपी ऑफ ट्रायल में भी वैसी ही तब्दीली की जा सके। रियल ट्रायल की मेंटल कॉपी बन जाने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आज हम एक्सपीडिशियस ट्रायल करने के लिए कुछ खास पॉइंट्स को नोट करने वाले हैं और मेरा अनुरोध है सभी नए मित्रों से, एडवोकेट से और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स से कि इनको नोट कर लें। पहला पॉइंट है, केस फाइल को पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक कि उसके सफ़े भी आपको याद ना हो जाएं। आप में जो मित्र भी एडवोकेट हैं वो जानते हैं कि जब तक केस के सब फैक्ट्स याद नहीं होंगे तो केस की कानूनी जरूरतें पता लग ही नहीं सकती हैं, ठीक एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए जा सकते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन का तो मतलब ही नहीं कि वो ठीक से हो सके। आपको वे पुराने एडवोकेट्स याद होंगे जो इतनी मेहनत किया करते थे कि पूरी फाइल उनकी उंगलियों पर रहती थी। तो केस को कोर्ट में दौड़ाने के लिए जरूरी है कि आपकी फाइल के फैक्ट्स आपकी दौड़ को बाधित ना करें। दूसरा पॉइंट है, गवाहों का कैटेगराइजेशन करें। गवाहों की श्रेणियां बांट लें, प्रमुख गवाह, सामान्य गवाह और रूटीन गवाह। प्रोसिक्यूट्रिक्स, आईओ, एफएसएल एक्सपर्ट और डॉक्टर ये प्रमुख गवाह होते हैं। इनको क्रॉस करने से पहले इनके बारे में इतना जान लें जितना कि ये स्वयं भी नहीं जानते हैं। ध्यान रखें, केवल रेलिवेंट फैक्ट्स को ही जानें, फालतू कुछ जानने का लाभ नहीं है। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने इस केस से पहले भी 2 ऐसी ही शिकायतें कर रखी हैं और उनसे पैसे लेकर समझौता भी कर रखा है। यह रेलिवेंट फैक्ट है, लेकिन प्रोसिक्यूट्रिक्स की बहन का शरीर के साथ रोमांस चल रहा है, यह रेलिवेंट फैक्ट्स दिखाई नहीं देता है। ये रेलिवेंट फैक्ट्स जो कैरेक्टर को लेकर होते हैं, जो प्रीवियस कंडक्ट को लेकर होते हैं, वो सेक्शन 53A इंडियन एविडेंस एक्ट में अमान्य करार दिए गए हैं, लेकिन हम उन्हें उस रास्ते से नहीं लाते हैं। तजुर्बेकार एडवोकेट्स इन्हें चैप्टर 2 इंडियन एविडेंस के रास्ते से लेकर आते हैं, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 31 के रास्ते से लेकर आते हैं। जब आप इन फैक्ट्स को इस तरह से कोर्ट्स के सामने लाएंगे तो ये कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे। इससे उन लोगों की, उन प्रोसिक्यूटर्स की आदतों का, व्यवहार का और आचरण का कोर्ट की निगाह में आना निश्चित हो जाएगा। कोर्ट को वह मानना पड़ेगा क्योंकि यह कानूनन विषय है। सामान्य गवाह आमतौर से प्रमुख गवाहों को सपोर्ट करने वाले होते हैं, जैसे मोहल्ले पड़ोस के गवाह। यदि आपने प्रमुख गवाह को अखाड़े में गिरा लिया है तो ये सपोर्ट करने वाले गवाह कुछ भी कहते रहें, सब कानूनन बेकार हो जाता है। ये लोग आमतौर से कहते हैं कि हमें प्रोसिक्यूटर्स ने बताया था कि सलीम ने उसके साथ गलत काम कर दिया है, हमें जाकिर ने बताया था कि आरोपी प्रमोद उसकी लड़की को उठाकर ले गया है। ये इसी प्रकार की बातें कहते हैं। इन्हें कोई कुछ बताता है और ये आकर कोर्ट को बताते हैं, लेकिन इनके एविडेंस को हम सिंपली हियर से एविडेंस के तहत लाकर बिल्कुल बेकार कर सकते हैं। अंतिम रूटीन के गवाह होते हैं, जैसे एफआईआर दर्ज करने वाला पुलिस का मुंशी, एफएसएल तक सैंपल ले जाने वाला सिपाही, प्रोसिक्यूट्रिक्स को हॉस्पिटल ले जाने वाली लेडी कांस्टेबल या आरोपी का पोटेंसी टेस्ट करने वाला डॉक्टर। ये बहुत सामान्य से गवाह होते हैं। इन्हें समय बचाने के लिए छोड़ा जा सकता है। 294 सीआरपीसी में इन्हें एडमिट किया जा सकता है, क्योंकि गंभीर केसेस में जहां रेप हो, पॉक्सो हो, ऐसे केसेस में कोर्ट इन लोगों के आचरण के द्वारा आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो क्यों इनको बार बार इनको क्रॉस एग्जामिनेशन करें, तैयार करें और उससे अपना समय नष्ट करें।
तीसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वह गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन को बिल्कुल सटीक करें। एक सामान्य गवाह अपनी स्टेटमेंट अंडर 161 सीआरपीसी से बंधा रहता है। यदि वह कोर्ट में आकर कुछ इधर उधर की बात करता है, इधर उधर ऊपर नीचे बोलता है, तो उसे स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी जो कि कोर्ट रिकॉर्ड पर रखी होती है उसी के साथ कन्फ्रंट करवाया जा सकता है। अगर वह बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो उसे सेक्शन 162 सीआरपीसी के तहत उसको हिट किया जा सकता है, ओमिशंस लाए जा सकते हैं। और यदि वह और भी ज्यादा झूठ बोलता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्वयं उसे हॉस्टाइल करार दे देते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान और भी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ध्यान रखा जाता है। मैं उन पॉइंट्स को एक एक करके बताता हूं और उन्हें हम अपने चौथे पॉइंट्स में गिनेंगे। इस चौथे पॉइंट्स के अंदर जो छोटे पॉइंट्स हैं उसमें से ध्यान रखें कि ऐसे गवाहों को कन्फ्रंट करें। गवाह झूठ बोले तो उसे कन्फ्रंट कीजिए। जैसे यदि ये पूछना हो कि आपको रामदयाल के केस में गवाही दी थी या नहीं दी थी तो सादा पूछ सकते हैं, लेकिन यदि आपको खास पॉइंट पूछना हो तो पुरानी स्टेटमेंट को दिखाकर कन्फ्रंट करवाया जाता है। देखिए, आपने इस गवाही में पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में यह कहा था कि कोने वाला प्लॉट श्री शादीलाल का है और अब आप कह रहे हैं कि वह गंगाधर का है। तो इस तरह से उसको कन्फ्रंट करवाया जाना चाहिए और उस स्टेटमेंट को उस गवाह के सामने पढ़ा जाना कानूनन जरूरी होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का ही दूसरा सब पॉइंट है कि जैसे हमने अभी कन्फ्रंटेशन किया है, इस कन्फ्रंटेशन के बाद यह जरूर लिखवा दें कि गवाह को स्टेटमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द्वारा कन्फ्रंट कराया गया है, जहां यह बयान लिखा है कि यह प्लॉट शादीलाल का है, गंगाधर का नहीं है, और इस बात को एग्जिबिट कर दें। तीसरा सब पॉइंट है कि गवाह को सजेशन दें, उसे सजेस्ट करें कि मेरा कहना है कि आप आज झूठी गवाही गंगाधर के कहने पर इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपने गंगाधर से 5,000 रुपए लिए हैं। और देखिए, कागज हो सके तो कागज दिखाएं जिस पर उधारनामा लिखा गया हो, लेकिन सावधानी ये रखें इसमें कि झूठे सजेशंस न दें। झूठे सजेशंस आपके केस को खराब कर देते हैं। ऐसे गवाहों से जो महत्वपूर्ण गवाह है उन्हें लीडिंग क्वेश्चंस पूछें। गवाह से ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब के लिए सवाल के भीतर ही ललचाया गया हो। गोपाल की दुकान शिवराम से अगली है ना? गोपाल की दुकान से आगे जयपाल की दुकान है ना? इस तरह के सवाल आपके लीडिंग क्वेश्चंस में आते हैं। वैसे हम एक पूरी वीडियो लीडिंग क्वेश्चंस पर लाने वाले हैं। यह क्रॉस एग्जामिनेशन का एक बहुत घातक हथियार होता है और इसके द्वारा आप बड़े बड़े गवाहों को डिमोलिश कर सकते हैं। आप देखेंगे कैसे लीडिंग क्वेश्चंस किसी गवाह को बिल्कुल मटियामेट कर देते हैं। हम जल्दी ही इस पर एक वीडियो लाने वाले हैं। और इस चौथे पॉइंट में जो लास्ट सब पॉइंट है वह है कि गवाह के अननेचुरल कंडक्ट को सामने लाएं। जब आप कोर्ट के सामने लाएं कि इस गवाह का व्यवहार वह आचरण सामान्य नहीं है, इसका जो आचरण है वह अननेचुरल कंडक्ट की श्रेणी में आता है, और आपको यह भी दिखाना चाहिए कि वह कैसे सामान्य नहीं है। यह हर एक केस में अलग अलग तरह से होगा। यदि प्रोसिक्यूट्रिक्स आरोपी के द्वारा रेप का आरोप लगाती है पर यह नहीं बता पाती है कि ऐसा किस डे, डेट एंड टाइम पर हुआ था, तो यह एक अननेचुरल कंडक्ट है। रेप के आरोप में यह सब बलपूर्वक किए जाने का आरोप है, परंतु ना तो प्रोसिक्यूट्रिक्स पर और ना ही आरोपी पर कोई फ्रेश इंजुरी मार्क्स मिलते हैं। यह भी एक अननेचुरल कंडक्ट है। ऐसे अननेचुरल कंडक्ट के द्वारा आप प्रोसिक्यूशन के केस के झूठे होने को दिखा सकते हैं। और अब अंतिम पॉइंट है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 13 का। ये हमारे जो पॉइंट्स आज हम बता रहे हैं उनका 5वां पॉइंट है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी को अपनी लाइन ऑफ डिफेंस के अनुरूप ही जवाब दें। हमने सबसे शुरू में ही कहा था कि पूरे केस की एक मेंटल इमेज अपने भीतर बना लें, इसी में से आपकी सही लाइन ऑफ डिफेंस भी निकलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी लाइन ऑफ डिफेंस हो उसी के अनुसार आपके सेक्शन 313 सीआरपीसी के जवाब भी हों। अनेक केसेस में जब कोर्ट दोषी या निर्दोष का अंतिम फैसला टिकाती है तो आपके सेक्शन 313 सीआरपीसी के जवाब बहुत गंभीर भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही अकेले ऐसे जवाब हैं जो बिना ओथ के दिए जाते हैं, तो वो आपके सामान्य कंडक्ट को दिखाते हैं। उदाहरणतः यदि पूछा जाए कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा है कि आपने उसके साथ रेप किया है, तो आपको अपनी लाइन ऑफ डिफेंस के मुताबिक यही बताना है, पहला कि वह झूठ बोल रही है, या मैंने उससे उधार दिए हुए अपने 50,000 रुपये वापस मांगे थे, या उनके खेत में हमारे मवेशी घुस गए थे और हमने उन मवेशियों को डंडे से भगा दिया था। आपको पूरी बात बतानी है।
आपकी यही लाइन ऑफ डिफेंस आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में भी झांकेगी और यही आपके डिफेंस एविडेंस में भी झांकेगी। आपका पूरा ट्रायल एक शरीर एक आत्मा होनी चाहिए। इसमें द्वैत या डुअलिटी कहीं से भी ना झांके। इसमें ऐसा कहीं से ना लगे कि आप कुछ और कह रहे हैं, आपका एविडेंस कुछ और कह रहा है। हर एक में पूरी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पूरी हार्मनी होनी चाहिए। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।